आज जो है संयोजन के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, संयोजन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, संयोजन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, जैसे आपका यस स्क्वायर होता है वैसे ही आपका जो है यस क्यूब होता है। ठीक है, यस स्क्वायर के जैसे ही यस क्यूब होता है आपका, यानी कि यस के ऊपर 3 बार, ठीक है, और पी के ऊपर 3 बार, यानी कि यस क्यूब पी क्यूब। यस क्यूब पी क्यूब। ठीक, संयोजन के सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। इसके जो टोटल तत्व होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं इसमें जो संयोजन के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, संयोजन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन में टोटल जो आपकी संख्या होती है संयोजन के, उनकी संख्या 6 है। हमने बताया है आपको यस पर क्यूब और आपका पी पर क्यूब। यहाँ पर जब हम देखेंगे यस और पी, तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले सहयोग, सहयोग होता है, और आपका सामंजस्य होता है, और आपका संतुलन होता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रभाविता होता है, प्रमाण होता है, और आपका जो है प्रवाह होता है। प्रभाविता, प्रमाण और प्रवाह, यही होते हैं आपके। ठीक है, प्रभाविता, प्रमाण और प्रवाह, यानी कि यस पर क्यूब और पी पर क्यूब। 3 इनकी संख्या है, 3 इनकी संख्या। सबसे पहले जो है इसमें 6 हम लिख लेंगे, फिर हम लोग सहयोग को पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में सहयोग में थोड़ा सा अंतर है। क्लियर है? ठीक है, इस सहयोग जो सहयोग यहाँ पर दिया हुआ है, सामंजस्य दिया हुआ, संतुलन, आज में एक एक पॉइंट्स में, ठीक है, एक एक पॉइंट्स में जो है हम बिल्कुल एग्जैक्ट ये बता देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट बता देंगे कि इन 6 में मुख्य रूप से अंतर क्या है। क्योंकि देखिए, संतुलन में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, प्रवाहिता में भी कोई समस्या, प्रभाविता में और प्रमाण में तो बिल्कुल नहीं होगी, और प्रवाह में भी नहीं होगी। ये जो सहयोग और संतुलन है, सामंजस्य है, इन दोनों में थोड़ा सा समझना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आज की क्लास में एक लाइन बताएंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग संयोजन के ठीक है, यहां है ना संयोजन, संयोजन के कुल 6 सिद्धांत होते हैं। संयोजन के कुल 6 सिद्धांत होते हैं। नंबर एक सहयोग, नंबर 2 सामंजस्य, नंबर 2 सामंजस्य, नंबर 3 संतुलन, नंबर 3 संतुलन, यस क्यूब। इसके बाद देखेंगे नंबर 4 प्रवाह, नंबर 5 यहाँ पर प्रभाविता लिख लीजिए, प्रभाविता, नंबर 5 प्रवाह, और नंबर 6 प्रमाण। ठीक, इनमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1 सहयोग, नंबर 1 सहयोग। हम लोग सबसे पहले सहयोग को देखेंगे।
यूनिटी, यूनिटी, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग सहयोग को देखेंगे, यूनिटी। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको एक लाइन में हम बता देंगे सहयोग, सामंजस्य किस तरह अलग है सहयोग, यानी कि सहयोग, अब ये देखिए, ये सहयोग, ये सामंजस्य, ये संतुलन, ये प्रभाविता, ये प्रवाह, ये प्रमाण, इनका काम क्या है हम देखेंगे कला के जो है कला के रूप में, कला के बारे में कि इनका क्या महत्व है, कला के बारे में क्या महत्व है। क्योंकि हम यहाँ पे चित्रकला नहीं बोलेंगे, चित्रकला नहीं बोलेंगे, ठीक है, कला बोलेंगे, विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या इनका महत्व है, ये किनको जोड़ता है, ये किनको जोड़ता है, क्या अपने आप में ये संपूर्ण है, नहीं, ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, ये आपका जो है एक प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रक्रिया है दृश्य कलाओं के प्रयोग के लिए, दृश्य कलाओं के प्रयोग के लिए एक प्रक्रिया है। कैसे, इसका कुछ काम होता है, इसका भी कुछ काम होता है, इसका भी कुछ काम होता क्या है, जो आपके कला के, नॉर्मली विजुअल आर्ट कह सकते हैं, दृश्य कला के जो तत्व हैं, दो तत्व हैं, इनको जोड़ने का काम, इनको संयोजित करने का काम, इनको जो है संतुलित करने का काम ये करते हैं। कैसे करते हैं उसको देखेंगे सबसे पहले सहयोग में, एक लाइन में समझेंगे सहयोग को। तत्वों को बिखराव से बचाना, लिख लीजिए, तत्व कितने हैं, 6 हैं। तत्वों को बिखराव से बचाना, बस यही सहयोग है, यही सहयोग है, तत्वों को बिखराव से बचाना। 6 तत्व हैं, इन 6 में ऐसा जब हम एक कंप्लीट चित्र बना लेंगे तो ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि ये जो तत्व हैं आपस में बिखरे हुए हैं, जो भी आपके 6 तत्व हैं आपस में बिखरे हुए हैं, ऐसा प्रतीत चित्रों में नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। कैसे, तत्व में अगर हम देख लें, ठीक है, रंग को देख लें, रूप को देख लें, ठीक है, तो रूप कुछ और हो, रूप हंसता हुआ हो, रंग बिल्कुल काला हो, रूप हंसता हुआ हो, रंग बिल्कुल काला हो, तो ये इनमें जो है बिखराव है, इनमें जो है बिखराव है। आप ऐसे समझिए कि तत्वों को बिखराव से बचाना, यानी कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम तत्वों का कुछ और प्रयोग किए हैं और इसका ये जो है सहयोग नहीं कर रहा है, इसका सहयोग नहीं कर रहा, हम दुख, पीड़ा, तकलीफ को चित्रित कर रहे हैं और रंगों में खुशहाली है, यानी कि वो रंग इसका, एक ही चित्र में वो रंग इसका सहयोग नहीं कर रहा है। बस सिंपल है। यहाँ देखिए, तत्वों को बिखराव से बचाना, बाकी बता दिए कि इसका सहयोग जो है ये नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे, लिखेंगे, लिखिए, सहयोग का अर्थ है कि, सहयोग का अर्थ है कि सहयोग का अर्थ है कि, सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में, चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में, चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता समानता, अनुभूत एकता समानता, अनुभूत एकता समानता तथा एक प्रकार का संबंध, तथा एक प्रकार का संबंध, एक प्रकार का संबंध जो समस्त
संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रहता है, एकता के सूत्र में बांधे रहता है, एकता के सूत्र में बांधे रहता है। आगे देखेंगे, चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क, ये जो है ये पहला तरीका है आपका इसको समझने का। अब दूसरा देखेंगे, ठीक है। चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क संगत संबंध को हमने अभी क्या बताया था आपको, हमने यही तो बताया था, तर्क संगत संबंध। तर्क क्या है, रोने का, और आपने कलर कौन सा यूज कर दिया, हंसने वाला, ठीक है। तो तर्क संगत संबंध को सहयोग कहते हैं, संबंध को सहयोग कहते हैं। यही तो हमने बताया अभी कि अगर कोई चेहरा रो रहा है तो कम से कम कलर को आप लोग उस तरीके से यूज करिए कि लगना चाहिए कि हाँ इस पेंटिंग में जो है दुख और तकलीफ है। आगे देखेंगे, इसका मुख्य कार्य, किसका, सहयोग का, इसका मुख्य कार्य, ये आपका जो 6 है कोई तत्व थोड़ी ना है, ये एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है चित्र को अच्छा बनाने का। मुख्य कार्य या कला को अच्छा बनाने का मुख्य कार्य संयोजन को बिखराव से बचाना है, संयोजन को बिखराव से बचाना है, ठीक है। तो ये आपका दूसरे तरीके से आपको तत्व के बारे में बताया गया है। लिखिए, सहयोग 2 प्रकार का होता है, सहयोग 2 प्रकार के होते हैं, सहयोग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिखिए, नंबर एक साधारण सहयोग, नंबर 2 जटिल कठिन सहयोग। यस से दूसरा नंबर सामंजस्य, नंबर 2 पे लिखिए सामंजस्य लिखिए दूसरे नंबर पे। इस सामंजस्य को जो है हार्मनी कहते हैं, हार्मनी, इस सामंजस्य को हार्मनी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। हमने उसको एक लाइन में बताया, था, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। सामंजस्य और हार्मनी, इसमें एक लाइन बताएंगे, क्या है कि इसमें सभी तत्व, इसमें लिखिए, इसमें सभी तत्व एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्लियर है। वहां क्या था, वहां ये था बिखराव होने से बचा रहा था, किसी भी तत्व का कोई तत्व विरोधी ना हो, यानी कि जो बिखराव होना था उसको जो है बचा रहा था। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है, इसमें सभी तत्व एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब ये तत्व कैसे हैं जो मिलते जुलते, अब ये तत्व जो आपका हमने 6 तत्व देखा है, उस तत्व की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, उस तत्व की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, जैसे आप पेंटिंग बना रहे हैं, क्लियर है।
सीधा ले लेते हैं व्यक्ति चित्रण। व्यक्ति चित्रण इसमें कई आते हैं। खुले आसमान में बहुत सारे लोग बनाते हैं, फ्रांस हाल्स वगैरह बनाते थे। दरबारी व्यक्ति चित्रण में, फिर घर में, ठीक है, किसी स्टूडियो में। लैंडस्केप देख लीजिए, इसमें आपका विजुअल भी होता है और आपका जो है अमूर्त भी होता है। वस्तु चित्रण देख लीजिए, वस्तु चित्रण आपका होता है। इसमें है क्या, तत्व का मतलब ये होता है कि जो हम वहाँ पे संयोजन में, सामंजस्य में चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लैंडस्केप की बात करें और हम लैंडस्केप को जो है अमूर्त न बना करके यथार्थ बना रहे हैं, पेड़ पौधे वगैरह जो है, नदियाँ, झील, पहाड़, क्लियर है, खूब अच्छी पेंटिंग बना लिए और उसी के ऊपर आप जो है मोनालिसा का पेंटिंग बना दीजिए। लैंडस्केप में मोनालिसा की पेंटिंग बनाकर उसके पीछे दृश्य नहीं, लैंडस्केप बना रहे हैं वहाँ मोनालिसा को बनाइए, खुद को बना लीजिए, या फिर वहाँ वस्तु चित्रण कुर्सी मेज रख दीजिए। खूब घना जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, झरने बह रहे हैं, फिर वहाँ पे कुर्सी मेज और एक उस पर जो है लैपटॉप रख करके वहीं जो है चाय वाली कॉफ़ी बना दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो पार्क नहीं है बेटा, आप लैंडस्केप बना रहे हैं। यहाँ होना क्या चाहिए, सूर्य, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, झाड़ी, ये होना चाहिए। शायद जानवर भी आप बना सकते हैं, क्लियर है। घना जंगल है तो जंगली जानवर बनाइए। अब ऐसा थोड़ी ना कि जो है खूब ज़्यादा झील है, नदियाँ, पहाड़ है और वहाँ पे गाय बना करके जो है बाल्टी ले करके दूध निकालता हुआ किसान बना दीजिए, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई बेसिक पेंटिंग बना रहे हैं तो जो उसमें तत्व हों वो एक दूसरे से मिलते जुलते हों, एक दूसरे से मिलते जुलते हों, लगे हमें कि हाँ ये हमने लैंडस्केप बनाया है यथार्थ का, तो बिल्कुल लैंडस्केप है, क्लियर है। ये बात जो है हमें सामंजस्य में देखने को मिलता है। लिख लेंगे इसको अब का यह कला सृजन का वह सिद्धांत है जिससे चित्रण के सभी तत्व मेल खाते हैं, जिससे चित्रण के सभी तत्व मेल खाते हैं, सभी तत्व मेल खाते हैं, ठीक है। तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व तथा खाते हैं, तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व नहीं आते हैं, क्लियर है ना। विकर्षण तत्व कैसे, ठीक है, कैसे लिखेंगे आपको हम उदाहरण दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे दृश्य चित्रण बना रहे हैं, कोष्टक में लिख लीजिए यथार्थ, बिल्कुल यथार्थ बना रहे हैं। इसमें विकर्षण तत्व, निरर्थक विकर्षण तत्व नहीं आना चाहिए। कैसे, जैसे यहाँ पे पेड़ हो गया, रहेगा, झाड़ी हो गई, रहेगा, पहाड़ हो गए, रहेगा, नदी हो गई, रहेगा। लेकिन इसी दृश्य चित्रण में अगर हम यहाँ पे जो है टेबल, ठीक है, कुर्सी अगर दिखा दें तो गलत हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या है, निरर्थक तत्व है, क्लियर है। चलिए अब आगे हम देखेंगे नंबर 3 पे। नंबर 3 पे लिखिए संतुलन। ये तो बिल्कुल आसान है। संतुलन को लिखिए वैलेंस। संतुलन को लिखिए वैलेंस, ठीक है। संतुलन को लिखिए वैलेंस। टीजीटी 2021 में आया था, जिसमें हमारा भी हुआ था। और देखिए संयोग ऐसा है कि ये प्रश्न पहली बार आया था इस तरीके का प्रश्न कि बैलेंस को क्या कहते हैं, ठीक है। बैलेंस को इसमें से क्या कहते हैं, बैलेंस क्या होता है, आया क्या था, बैलेंस क्या होता है। एक ऑप्शन ऐसा भी था
कृति में अस्थायित्व का भाव, कृति में अस्थायित्व का भाव, ठीक है, ये भी था। ऑप्शन में एक था आपका जो है कृति में स्थान संरचना का तरीका, कृति में स्थान संरचना का तरीका। अब आप बताइए, बैलेंस है स्थान संरचना कृति में, यानी कि चित्र में। अगर हम चित्र को पकड़े तो स्थान संरचना, अगर जो है हमें स्थान संरचना का निर्माण करना है, स्थान संरचना का हमें निर्माण करना है, और हम बना रहे हैं जो अभी दशहरे में दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई है, दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई है, इसको हम चित्र बना रहे हैं। क्लियर है? और उसके बाद जो है स्थान संरचना की किस तत्वों का या किस जो है इसमें कहाँ पे स्थान होना चाहिए, किसी भी तत्व का कहाँ पे स्थान होना चाहिए, उसी को स्थान संरचना कहते हैं। और ये मेरा प्रश्न सही भी था, ठीक है। स्थान संरचना की हम बात करेंगे जब यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें पाया ये जाता है स्थान संरचना में कि दुर्गा जी को हमने बना दिया, ये जो है हमारी दुर्गा जी हो गई यहाँ पे, ठीक है। क्या है नाम पर्व का? दुर्गा पूजा। क्लियर है? पर्व का नाम है दुर्गा पूजा। बैलेंस देखिए संतुलन। और ये है हमारा राक्षस, ये हमारा जो है राक्षस है, ठीक है। और जो हमारा दुर्गा जी की मूर्ति यहाँ पे है और ये हमारा राक्षस है, और उसके बाद जो है शेर जो हमने बनाया है वो शेर यहाँ है चूहे के बराबर। क्लियर है? अब बताइए ये दुर्गा पूजा है कि राक्षस पूजा है? क्लियर है? इसका मतलब ये है कि स्थान संरचना का हमको तरीका ही नहीं है, स्थान संरचना का हमको तरीका नहीं है कि अगर हमारा कोई विशेष कंपोजिशन है, कोई भी कंपोजिशन हो, विशेष कंपोजिशन है, तो उसमें किस चीज का स्थान कहाँ पे होना चाहिए उसका ज्ञान ही, ठीक है, यानी कि स्थान संरचना का ज्ञान ही हमारा बैलेंस या संतुलन होता है। क्लियर है? चलिए लिखते हैं, एक लाइन में लिख लेंगे तुरंत समझ में आएगा। लिखिए, कृति में स्थान संरचना का तरीका, कृति में स्थान संरचना का तरीका। एग्जैक्ट यही प्रश्न आपका जो है आया था। चलिए लिखेंगे इसमें। लिखिए, यह कला सृजन का वह सिद्धांत है, यह कला सृजन का वह सिद्धांत है, यह कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व, जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व, चित्र के सभी तत्व इस प्रकार व्यवस्थित हों कि, इस प्रकार व्यवस्थित हो कि, इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनका भार समस्त चित्र तल पर, उनका भार, उनका भार, भार मतलब आकर्षण, उनका भार आकर्षण लिख लीजिए, समस्त चित्र तल पर, समस्त चित्र तल पर समान रूप से विकसित रहे, समान रूप से विकसित रहे, समान रूप से विकसित रहे। चलिए आगे देखते हैं, समान रूप से विकसित रहे, आगे देखते हैं। संतुलन दो प्रकार का होता है, संतुलन दो प्रकार का, संतुलन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक औपचारिक, नंबर एक
अनौपचारिक। नंबर 1 औपचारिक और नंबर 2 अनौपचारिक। नंबर 2 अनौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। देखिए समझा देते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक होता क्या है। औपचारिक का मतलब ये होता है जब दोनों तरफ भार बराबर हो। औपचारिक का मतलब ये होता है कि जब दोनों तरफ भार बराबर हो, ठीक है। और अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि अगर, ठीक है, अगर जो है हम किसी पृष्ठभूमि पर या किसी चित्रतल पर, किसी धरातल पर अगर हम आकार बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का आकार बना रहे हैं, तो अगर उस आकार को हम उससे दुगनी दूरी पर बना रहे हैं, ये देखिए ये अनौपचारिक बैलेंस है। बैलेंस इसमें भी है, लेकिन कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है चित्रतल है, इसको हम जो है आधे से बिल्कुल बिल्कुल बराबर भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ से हमने इतनी बड़ी आकृति बना रखी है, इतनी बड़ी आकृति जो है हमने बना रखी। अब बचा हमारा आधा भाग, यानी कि अब इससे समान दूरी बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं तो अब इसको भी यहाँ पे इतना बड़ा हम नहीं बनाएंगे, तो ये इसको जो है सपोर्ट नहीं करेगा। इस आकृति को हम इसके बराबर करेंगे, इस आकृति को हम इसके बराबर करेंगे, तब ये जो है इसको सपोर्ट करेगा और इसको कहते हैं अनौपचारिक, ठीक है, इसको कहते हैं अनौपचारिक, ठीक है। इसीलिए जो है औपचारिक, अनौपचारिक। और यहीं पे दो आपके औपचारिक में अगर देखेंगे तो मान लीजिए कोई भी आकृति हमारा बन के तैयार है, तो अगर हमारा यहाँ पर सेम है तो यहाँ भी हमारा सेम हो, तब उसमें भी हमें बैलेंस देखने को मिलता है। जैसे किताब खोलते हैं, दोनों तरफ सेम रहता है, तो ये हमारा जो है बैलेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे वर्ण में संतुलन। ये तो हो गया संतुलन के दो प्रकार हो गए। अब रंगों में संतुलन, रंगों में संतुलन देखेंगे, यानी कि रंगों में भी तो संतुलन होते हैं। और जब हम वर्ण आपको पढ़ाए हैं तो उसमें हमने बता दिया था पहले ही, उसी चीज़ को एक बार यहाँ पुनः हम रिपीट कर देंगे, समझ में आ जाएगा। वर्ण में संतुलन का मतलब ये होता है अग्रगामी रंग, पृष्ठगामी रंग। अग्रगामी रंग गर्म होते हैं, पृष्ठगामी रंग ठंडे होते हैं। अग्रगामी रंग आगे रहते हैं, पृष्ठगामी रंग पीछे रहते हैं। क्लियर है? अग्रगामी रंग पीछे इसलिए रहते हैं क्योंकि वो शांत रहते हैं और दूर की चीज़ें हमको जो है धुंधली बनानी होती हैं। और जो हमारे अग्रगामी गर्म रंग होते हैं, नज़दीक की चीज़ें हमें जो है चटक बनानी होती हैं, हाईलाइट बनानी होती हैं, चमकदार बनानी होती हैं। इसलिए अग्रगामी रंग को जो है हम लोग, या गर्म रंग को जो है हम लोग आगे बनाते हैं, ताकि अगर हमें गर्म रंग के माध्यम से या हमें कुछ बारीकी दिखाना, किसी भी चित्र का पूरे स्वरूप का हमको बारीकी और छोटी से छोटी अगर चीज़ें दिखानी है, चूँकि अगर अग्रगामी रंग यानी कि गर्म रंग अगर हम आगे नहीं रखेंगे तो अगर हमको खूब बारीक, बहुत बारीक, मतलब मैं एक लिमिट के बाद बारीक की बात कर रहा हूँ, समझिएगा आप लोग, एक लिमिट के बाद बारीकी की बात कर रहा हूँ कि अगर जो है बहुत बारीक हमको बनाना है पेंटिंग, बहुत बारीक, तो अगर हम वहाँ पे ठंडे रंग या पृष्ठगामी रंग का प्रयोग कर देंगे तो देखना मुश्किल हो जाएगा, समस्या होगी देखने में। इसलिए गर्म रंग को अग्रगामी रंग बोलते हैं। तो इसमें हम क्या बोले हैं कि जो हमारा रंग है, रंग बैलेंस की बात की है, तो यानी कि रंगों का बैलेंस क्या होना चाहिए हमने आपको समझा दिया, वही चीज़ हम लिख लेंगे। चलिए लिखिए, वर्ण में संतुलन या रंग में संतुलन, इसी के अंदर है रंग में संतुलन स्थापित करना, स्थापित करना। ये कोई अलग से आपकी हेडिंग नहीं है, इसी के अंतर्गत है, ठीक है। लिखेंगे, लिखिए, चित्र में वर्ण के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत रहना चाहिए। लिखिए, चित्र में जो हम बताए हैं वही है, चित्र में वर्ण के बड़े क्षेत्र, रंग के बड़े क्षेत्र
का प्रभाव शांत रहना चाहिए, बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत रहना चाहिए तथा छोटे क्षेत्रों में विरोधाभास रहना चाहिए, तथा छोटे क्षेत्रों में विरोधाभास रहना चाहिए। विस्तृत क्षेत्र में ठंडे रंगों का प्रयोग, विस्तृत क्षेत्रों में, यानी कि बड़े क्षेत्रों में ठंडे रंगों, ठीक है, विस्तृत क्षेत्रों में ठंडे रंगों का प्रयोग तथा लघु क्षेत्रों में गर्म रंगों का प्रयोग, तथा लघु क्षेत्रों में गर्म रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि गर्म रंग अग्रगामी, गर्म रंगों में तरंग अधिक होता है, जिससे छोटी आकृतियां भी आसानी से दिखाई पड़ती हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे हम लोग प्रभाविता। आगे देखेंगे नंबर 4 पे। प्रभाविता, आगे नंबर 4 पे प्रभाविता देखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रभाविता को हम लोग समझेंगे। प्रभाविता है क्या? बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि प्रभाविता है क्या। मुख्य विषय पर प्रभाविता यानी कि प्रभाव छोड़ना। प्रभाविता का मतलब है प्रभाव छोड़ना। मुख्य विषय पर पहले फोकस होना, मुख्य विषय पर पहले फोकस होना, और जो सहायक विषय हैं उन पर बाद में जो है फोकस होना, उन पर जो है बाद में फोकस होना। क्लियर है? हम ये भी कह सकते हैं कि मुख्य विषय हमें पहले दिखना चाहिए, बाकी अच्छी पेंटिंग वो भी मानी जाए कि जो गौण विषय उनको ढूंढना पड़े। ठीक है, गौण विषय जो है हमें सेकेंडरी विषय जो है, सेकेंडरी सब्जेक्ट हमें जो है सर्च करना पड़े, उसको भी हम अच्छी पेंटिंग मानेंगे। और यही हमारी प्रभाविता होती है। और इसका जो है 2 पेंटिंग हम उदाहरण देंगे। एक अजंता की गुफा संख्या 1 का पद्मपाणी, दूसरा मोनालिसा। मोनालिसा के पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे दृश्य चित्रण हैं, लेकिन अगर आप उस पेंटिंग के नज़दीक ना जाइए और बहुत बारीकी से अगर डिटेल में आप ना देखिए, मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी में पिक नहीं पाइए, नॉर्मल आप देखेंगे तो ये देखेंगे प्लेन आपका बैकग्राउंड बना हुआ है, प्लेन बैकग्राउंड जो है आपका बना हुआ है। ये चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे आप पद्मपाणी को देख लीजिए, खूब बड़ी सी मूर्ति जो है बुद्ध भगवान की बनी हुई है, और पीछे न जाने कितने देवी देवता सहचर दुनिया भर के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तो लिखेंगे मुख्य विषय पर पहले दृष्टि पड़ना। सिंपल तरीके से समझ लेंगे, एक लाइन में लिख के समझ लेंगे। मुख्य विषय पर
मुख्य विषय पर सबसे पहले दृष्टि पढ़ना। बस चलिए आगे देखते हैं। लिखिए, जब भी चित्र की रचना में दृष्टिगत प्रभाव को दृष्टिगत प्रभाव को महत्व दिया जाता है। जब भी चित्र रचना में दृष्टिगत प्रभाव को, यानी कि जिस पे दृष्टि सबसे पहले पड़े उसको महत्व दिया जाता है, ठीक है, तब वहाँ प्रभाविता का सिद्धांत प्रयोग होता है। तब वहाँ प्रभाविता का सिद्धांत प्रयोग होता है। तब वहाँ प्रभाविता का सिद्धांत प्रयोग होता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण अजंता की गुफा संख्या 1 की पद्मपाणि बोधिसत्व मोनालिसा। चलिए आगे देखते हैं। प्रवाह लय नंबर 5, प्रवाह लय रिदम, ठीक है, रिदम, और इसको लिख लीजिए रिदम, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि ये क्या है। नंबर 5 पे ये क्या है। सीधी सी बात है, गतिशील होना। एक लाइन में समझेंगे, गतिशील होना। गतिशील होना यहाँ पे लिख लेंगे नृत्य मुद्रा, जैसे नृत्य मुद्रा। आगे लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। लिखेंगे लय, प्रवाह, रिदम से कला में प्राण आता है। अगर हमारे शरीर में, ठीक है, अगर हमारे शरीर में लय, प्रवाह, रिदम ना रहे फिर भी आप जिंदा हैं तो उसको कहते हैं कोमा, ठीक है, उसको कहते हैं कोमा। और नॉर्मली होता क्या है, लय, प्रवाह, रिदम नहीं रहता तो वो फिर जो है डेड बॉडी होती है। क्लियर है, वो फिर क्या होती है, डेड बॉडी होती है। तो यानी कि लय, प्रवाह, रिदम जो है कला में प्राण आता है, लय प्रवाह से ही, गतिशीलता से ही आता है। लिखेंगे आगे, प्रवाह का अर्थ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने तो ये मुख्य पॉइंट लिखा दिया जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है। लिखेंगे, चित्र भूमि पर दृष्टि का प्रभाव देखेंगे। चित्र भूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र एवं मधुर विचरण, स्वतंत्र एवं मधुर विचरण, स्वतंत्र एवं मधुर विचरण, स्वतंत्र एवं मधुर विचरण, मधुर विचरण प्रवाह है, ठीक है। चित्रभूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र एवं मधुर विचरण, यानी कि जब आपके चित्र लयात्मक दिखेंगे, चित्र आपके लयात्मक दिखेंगे, गतिशील दिखेंगे, तो आप उनको देखने के लिए जो है अपने दृष्टि को स्वतंत्र तरीके से जो है घुमाएंगे और वही आपका जो है प्रवाह है, ठीक है। लिखेंगे आगे, प्रवाह
देखिए एक एक पॉइंट इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवाह सभी यानी कि लय सभी तत्व मिलकर, किसी एक के बस की बात नहीं है, सभी तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये ऐसा सिद्धांत है कि सभी लोगों को मिलना पड़ता है, सभी तत्वों को मिलना पड़ता है, किसी अकेले के बस की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रवाह 3 प्रकार का होता है। प्रवाह 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रवाह लय 3 प्रकार के होते हैं। लिखिए नंबर 1 सरल। नंबर 1 सरल, सरल मतलब सीधा बिल्कुल। ठीक है, नंबर 1 सरल मतलब रेखा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, तो ये भी आपका जो है एक तरह का प्रवाह है। कोणीय, नंबर 2 कोणीय, और नंबर 3 है आपका लहरदार। लहरदार, ठीक है, नंबर 3 है आपका लहरदार। ठीक है, अपने केंद्र से कोण बनाती हुई चलती है। बिल्कुल ये जो है तीखा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं लहरदार। ठीक है, सर्पाकृत घुमाव, सर्पाकृत घुमाव, सर्पाकृत घुमाव, सर्पाकृत घुमाव। लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे सर्वाधिक आनंद, सर्वाधिक आनंद, सर्वाधिक आनंद, ये भी प्रश्न है। ठीक है, सर्वाधिक आनंद इसी प्रकार के लिख लीजिए, इसी प्रकार के लय द्वारा, लय प्रवाह द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार का प्राप्त होता है। आगे देखेंगे प्रमाण नंबर 6। अंग में जो है प्रमाण के बारे में खूब अच्छे से बताया गया है, जो चित्रकला के अंग हैं। लिखिए प्रमाण को कहते हैं प्रपोर्शन, प्रमाण को कहते हैं प्रपोर्शन, प्रमाण को कहते हैं प्रपोर्शन। देखेंगे एक लाइन में इसको समझेंगे, वहाँ भी बता चुके हैं संबंधता। ठीक है, या संबंधता का जो है सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ रिलेशन, जाके पीछे पढ़िएगा आप लोग, तो इसमें कुछ तो समझाना है नहीं। ठीक है, लॉ ऑफ रिलेशन, संबद्धता का सिद्धांत, संबंधता का सिद्धांत। लिखेंगे प्रमाण का संयोजन में जो है प्रमाण का संयोजन से, प्रमाण का संयोजन से तात्पर्य है कि आकृतियों को संयोजन में किस अनुपात में, आकृतियों को संयोजन में किस अनुपात में विभाजित किया जाए, किस जो है
अनुपात में विभाजित किया जाए। ठीक है, किया जाए, इसी से तो मतलब है प्रमाण से कि किस अनुपात में जो है विभाजित किया जाए। लिखेंगे अगला पॉइंट, प्रमाण निर्धारित करता है कि हमारा चित्रतल किस अनुपात में विभाजित है। हमारा चित्रतल किस अनुपात में विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, तथा हमारी विषय वस्तु किस प्रकार संयोजित है, तथा हमारी विषय वस्तु किस प्रकार संयोजित है, संयोजित है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्राचीन ग्रीक में, प्राचीन ग्रीक में चित्रतल विभाजन, अंतराल विभाजन के लिए, चित्रतल विभाजन अंतराल विभाजन के लिए यूक्लिड ने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, यूक्लिड ने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जिसको कहते हैं गोल्डन सेक्शन सिद्धांत, गोल्डन सेक्शन। ठीक है, गोल्डन सेक्शन। ठीक है, की खोज की या की खोज किए। ठीक है, खोज की लिखेंगे। इनके अनुसार चित्रतल पर हमारी आकृतियां, या इसके अनुसार लिखेंगे गोल्डन सेक्शन के अनुसार चित्रतल पर हमारी आकृतियों का अनुपात 2:3:5, 2:3:5:8 के अनुपात में होना चाहिए, के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, के अनुपात में होना चाहिए। आगे देखेंगे प्रमाण में, प्रमाण के अनुसार पुरुष आकृतियां 7.5 ताल बता चुके हैं, 7.5 ताल, तथा स्त्री आकृतियां 7 ताल की होनी चाहिए। माइकल एंजिलो ने माइकल एंजिलो ने 8 ताल में बनाया, 8 ताल में बनाया। ठीक है, माइकल एंजिलो ने 8 ताल में बनाया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है संयोजन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन कंप्लीट होता है। ठीक है,
कंप्लीट होता है। चलिए, अगर आप सभी लोगों को जो है हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़रूरतमंदों को जो है आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो इसी तरह से वीडियो जो है आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद।